कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में चलिए हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 16। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स of a company which is voluntarily wound up. Share capital consists of 1000 preference shares of 100 each, fully paid up, 40,000 class 1 equity shares of rupees 10 each, fully paid up, 30,000 first equity share of 10 each, 8 paid up, and 20,000 equity shares of rupees 5 each, 4 paid up. ठीक है, देखिए आपको ये शेयर्स की डिफरेंट कैटेगरीज प्रोवाइडेड है। एक प्रेफरेंस शेयर की दी है आपको, उसके बाद इक्विटी शेयर्स की दी है। इक्विटी शेयर्स की क्लास 1 में है 40,000 शेयर्स, 10 का एक है और फुली पेड अप है। सेकंड है 30,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर ऑफ 10 एच जिसमें 8 पेड अप है, मीन्स ये पार्टली पेड अप है। और एक और कैटेगरी दी है जो कि 5 रुपीज़ का शेयर है एंड रुपीज़ 4 पेड अप, मीन्स पार्टली पेड अप है। Preference shares have priority for refund of capital according to the Articles of Association. Out of the total creditors, 2,74,900, total creditors are given as 2,74,900. Creditors of rupees 10,900 are preferential and creditors of rupees 54,000 were fully secured. कि ये जो हमें क्रेडिटर्स दिए हैं, देखिए ऐसा हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले भी किया था, दैट वाज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 12, कि उसमें क्रेडिटर्स हमें टोटल दिए थे 2,74,900। उसमें से अब हमें आपको बताया है कि 10,900 प्रेफरेंशियल है और 54,000 जो है वो फुली सिक्योर्ड है। तो हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। 2,74,900 इज द टोटल क्रेडिटर्स माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 10,900 माइनस 54,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा 2,10,000। सो 2,10,000 हमारे पास कौन से क्रेडिटर्स आ जाएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो टोटल क्रेडिटर्स को हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ गए और ये हमारे पास फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और जो ये हमारे पास बैलेंस आ गया 2,10,000 का, दैट इज आवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आता है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,74,000 वॉज रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग द सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स चार्ज्ड विद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कि जो एसेट्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट है वो भी इंक्लूड करके, मतलब सारी एसेट्स को सेल करके कितना अमाउंट रियलाइज किया है? 3,74,000। देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,000, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 5% on assets realized except belonging to the fully secured creditors and 3% on amount paid to unsecured creditors except preferential creditors. तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर एसेट्स रियलाइज पर है, लेकिन उसमें फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को के लिए जो एसेट्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर उसका रेम्यूनरेशन नहीं है। Liquidator made a call of ₹1 per share on second equity share and ₹1.50 on first equity share. लिक्विडेट देखिए हमारे पास पेंडिंग था, यहाँ पे ₹1 पेंडिंग था और यहाँ पे ₹2 पेंडिंग थे। तो इसमें जहाँ पर ₹2 पेंडिंग थे, लिक्विडेटर ने कितना कॉल किया है? 1.50, और जहाँ पर ये 1 पेंडिंग था वहाँ पर ₹1 ही कॉल किया है। All these amounts were duly received except ₹1.50 per share on 2,000 first equity share which were forfeited. ठीक है, कि जिस कैटेगरी पे 1.50 रुपीज़ मंगाए थे उस पर 2,000 शेयर्स के ऊपर अमाउंट जो है वो मिला नहीं, और उसके बाद उसको क्या किया? फॉरफिट कर लिया। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसमें एसेट्स रियलाइज कितनी थी? 3,74,000 की एसेट्स रियलाइज है, लेकिन इसमें वो एसेट भी इंक्लूड है जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को गिवन है। ठीक है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास रखी है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे? 54,000 के। 3,74,000 से जो हमारे पास एसेट्स रियलाइज करके कैश रिसीव हुआ है, उसमें से 54,000 हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, और
54,000 पेमेंट करने के बाद कैश कितना बचता है, 3,20,000। ठीक है, तो 3,20,000 का कैश है जिससे कि पेमेंट करनी है लिक्विडेटर ने। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर द पेमेंट 3,20,000। ठीक है, इसमें से अब हमें क्या करना है, पेमेंट सबसे पहले लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का कौन सा रेम्यूनरेशन, ऑन एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो एसेट्स रियलाइज तो है 3,74,000, बट एक्सेप्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करना, तो कितना अमाउंट आता है, 3,20,000। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 5% ऑन 3,20,000, दिस इज 16,000। 3,20,000 में से हमने 16,000 को लेस किया तो हमारे पास अमाउंट आता है 3,04,000। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करिए साथ के साथ अपने कैलकुलेटर से, तब आपको ये अमाउंट स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। 3,20,000 माइनस 16,000, तो आपके पास अमाउंट बचता है 3,04,000। उसके बाद सेकंड पेमेंट किसकी आती है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर गिवन एज 12,000। तो अब हमने 12,000 उस अमाउंट में से माइनस किए, हमारे पास अमाउंट आता है 2,92,000। सो कैश कितना है अवेलेबल, 2,92,000, जिसमें से फर्दर पेमेंट क्या करनी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 10,900 के। तो अगर हम 10,900 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देते हैं, हमारे पास कैश आता है 2,81,100। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने से पहले हमें जो है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर भी कैलकुलेट करना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,10,000। वो अभी हमने जो टोटल क्रेडिटर्स से कैलकुलेशन किया था, जो बैलेंस आया था, वो बैलेंस क्या था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,10,000। तो 2,10,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने से पहले हमें उसके ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो 2,10,000 पर 3% से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आता है 6,300। तो हमारे पास कैश कितना था, 2,81,100। इसमें से हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 6,300 का पेमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास अमाउंट बचता है 2,74,800। ठीक है, कितना अमाउंट है, 2,74,800। इसके बाद हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,10,000। तो 2,10,000 का पेमेंट अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कर देते हैं तो हमारे पास कैश बचता है 64,800। अगर आप साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो आपके पास भी कौन सा अमाउंट आना चाहिए, 64,800। ठीक है, अब 64,800 ही कैश बचा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना है, 1 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट कितना है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख देना है। लेकिन उनको 1 लाख रुपीस देने के लिए अमाउंट जो है वो सफिशियंट नहीं है। अमाउंट कितना अवेलेबल है, 64,800। तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये देखते हैं कि लिक्विडेटर ने जो अमाउंट कॉल कर रहा है, उस अमाउंट को अगर वो कॉल करता है तो उसके पास कितना कैश रिसीव होगा। सबसे पहले तो देखिए उसके पास अमाउंट आएगा, आपको बताया था कि एक कैटेगरी में यहाँ पर इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप 30,000, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप की जो 30,000 इक्विटी शेयर्स है जो कि 10 का है और 8 पेड अप है, उसके ऊपर उसने कितना कॉल किया है, 1.50, जिसमें से 2,000 शेयर्स पर नहीं आया था। ठीक है, तो कितने शेयर्स पर आया, 30,000 माइनस 2,000, 28,000। तो 28,000 इंटू 1.50, ठीक है, 28,000 इंटू 1.50, कितना कैश रिसीव होगा, 42,000। कैश रिसीव्ड इज 42,000। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी से मंगाया था 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच ₹4 पेड अप। तो कितना है, 1 मंगाया था इनसे, तो 20,000 शेयर्स के ऊपर अगर ₹1 आता है तो हमारे पास आ जाएगा कितना कैश आएगा, 20,000। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द लिक्विडेटर फॉर एक कैटेगरी से आएगा 28,000 इंटू 1.50, अमाउंट इज 42,000।
सेकेंड कैटेगरी से आएगा 20,000 इंटू 1, अमाउंट है 20,000, तो टोटल कितना हो गया 42,000 प्लस 20,000, ये आपके पास आ जाएगा 62,000, मतलब 62,000। ठीक है, अब ये जो 62,000 है, यहाँ पर जो लिक्विडेटर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपीज़ की, लेकिन 1 लाख रुपीज़ देने के लिए कंपनी के पास कैश कितना, लिक्विडेटर के पास कैश कितना बचा था 64,800। ठीक है, तो कितने अमाउंट की डेफिशिएंसी थी 35,200। डेफिशिएंसी कैसे आई है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना था 1 लाख माइनस 64,800 अवेलेबल है, तो कितना कम रह गया अमाउंट 35,200। ठीक है, तो ये जो अमाउंट 35,200 की डेफिशिएंसी है, ये कहाँ से पूरी की जाएगी, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टली पेड अप थे उनसे अमाउंट को कॉल करके। उनसे जब अमाउंट को कॉल किया तो हमारे पास कैश कितना आया है 62,000 रुपीज़। ये आप करेंगे अपने आप सारा कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट्स, दीज वर्किंग नोट्स आर नॉट प्रोवाइडेड हेयर, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये सब करना है। ठीक है, तो 62,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर होल्डर से आ गए, और हमारे पास पहले कितने बचे थे 64,800। ठीक है, तो डेफिशिएंसी 35,200 रुपीज़ की थी, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर से रिसीव किया है 62,000, उसमें से 35,200 अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि उनके पास कम थे उनका पेमेंट कर दें, तो बैलेंस कितना आ जाता है 26,800। 26,800 बैलेंस कैसे आया, 62,000 माइनस 35,200। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 26,800। अब ये जो 26,800 है, ये कैश किसके लिए अवेलेबल है, फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की हमारे पास 3 कैटेगरी है, जिसमें से 2 कैटेगरीज तो फुली पेड अप है, लेकिन अभी एक जो कैटेगरी है वो फुली पेड अप नहीं है, उसके वो 10 रुपीज़ का शेयर है, और उसके ऊपर कितना अभी पेमेंट हुआ है 9.50। 9.50 कैसे हुआ है, ₹8 पेड अप तो पहले से ही था, और फिर लिक्विडेटर ने कितना कॉल किया था 9.50। ठीक है, सॉरी 1.50 किया था, तो टोटल कितना पेड अप हुआ उसके ऊपर 9.50। तो अभी इसके ऊपर इस कैटेगरी पर 50 पैसा पेंडिंग है, तो लिक्विडेटर 50 पैसा इसके ऊपर कॉल कर सकता है। ठीक है, तो अब जब लिक्विडेटर 26,800 का पेमेंट करेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कैटेगरी है जिसके जो कि अभी पार्टली पेड अप है, जो कि 9.50 ही है, तो 50 पैसे लिक्विडेटर जो है इसके ऊपर अगर कॉल करता है तो कितना कैश आता है, तब ये तीनों ही फुली पेड अप हो जाएंगे, फिर इनकी कैपिटल की रेशियो में जो है हम उस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एज्यूमिंग द कॉल ऑफ ₹0.50 मीन्स 50 पैसा फ्रॉम द फर्स्ट इक्विटी शेयर, द टोटल अमाउंट अवेलेबल विल बी 26,800, तो ये कैश है, प्लस ये 14,000 और आएगा। 14,000 कैसे आएगा, ये 28,000 शेयर रह गए, क्यों वैसे टोटल 30,000 थे, लेकिन 2,000 शेयर्स का फोर्थ फीचर हो गया, तो अब ये कौन से बचे हैं 28,000। तो 28,000 शेयर्स पर 50 पैसे के हिसाब से 28,000 इंटू 0.50 कितने रुपीज़ आएंगे 14,000। तो कितना कैश हो गया टोटल 26,800 प्लस 14,000, total is 40,800. This total cash is available for the equity shareholders. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट अब कैसे किया जाएगा, उनकी कैपिटल की रेशियो में। कैपिटल की रेशियो क्या है 4 लाख 2,80,000, अब ये हो गया ना, यहाँ पे तो 2,66 है, लेकिन ये कब था जब 9.50 था। अब ये फुली पेड अप हो जाता है 0.50 मंगा के, तो कितना हो गया 2,80,000, और ये हो गया 1 लाख, तो इनका रेशियो क्या आ गया 20:14:5, तो 40,800 को हमने इस रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब वही हम टेबल बनाएंगे कि कितना अमाउंट कॉल किया जाएगा और कितना अमाउंट का पेमेंट उनको करना है। फर्स्ट कैटेगरी है 40,000 इक्विटी शेयर्स की, ये वाली कंपनी ने इससे कितना कॉल किया है, लिक्विडेटर ने नील, कोई अमाउंट कॉल नहीं किया। 28,000 शेयर्स के ऊपर लिक्विडेटर कितना अमाउंट कॉल कर रहा है, ये 14,000.50 के हिसाब से 14,000, और थर्ड कैटेगरी में भी कोई अमाउंट कॉल नहीं किया गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है,
40,800 को जब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया 20:14:5 इस रेशो में किया जाता है तो फर्स्ट कैटेगरी को मिलता है 20,923, सेकंड कैटेगरी को मिलता है 14,646 और थर्ड कैटेगरी को मिलता है 5,231। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि कंपनी ने किस कैटेगरी से कितना मंगाना है और कितना पे करना है। फर्स्ट कैटेगरी से मंगाना कुछ नहीं है, सिर्फ उसका पेमेंट जाएगा 20,923। सेकंड कैटेगरी से मंगाना है 14,000 और पेमेंट करना है 14,646। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 646 का ही पेमेंट कर देंगे, 14,000 कॉल नहीं करेंगे। और थर्ड कैटेगरी से मंगाना कुछ नहीं है लेकिन पेमेंट जाएगा 5,231। ठीक है, अब हम लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ तक हमने बना लिया था। एक है टू कॉल्स फ्रॉम द सेकंड इक्विटी शेयर ₹1 पर शेयर, वो जो लिक्विडेटर ने पहले मंगाई थी 20,000, और ये कॉल्स फ्रॉम द इक्विटी शेयर 1.50 जो मंगाया था वो 42,000 आया था, क्योंकि वो 28,000 शेयर्स पे था तो 28,000 इंटू 1.50 वो कितना था 42,000, टोटल था 62,000। ठीक है, टोटल कैश इज 3,82,000। अब यहाँ तक हमने कर लिया था पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी 1 लाख का चला गया। बाय रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट कैटेगरी को जाएगा 20,923 ये वाला, सेकंड कैटेगरी को 646 और थर्ड कैटेगरी को 5,231। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो तैयार हो गया और ये अमाउंट 3,82,000 का कैश था और यहीं से सारी जो है लिक्विडेटर ने पेमेंट्स की हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से पहले एक और टॉपिक हमारा आता है, दैट इज द रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स। देखिए, अभी तक हमने ये देखा है कि जब लिक्विडेशन का काम किया जाता है तो लिक्विडेशन का काम कौन कर रहा है, लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर अपना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स को भी कुछ पावर्स होती हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स अपनी पेमेंट कराने के लिए एक और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। उस पर्सन को कहा जाता है रिसीवर। ठीक है, तो वो पर्सन सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए काम करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि एसेट से अमाउंट रियलाइज करके कितना उसने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो वो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करता है। और बाकी का अगर उसके पास कोई कैश बच जाता है तो वो कैश किसको, वो आगे हैंड ओवर कर देता है लिक्विडेटर को, जिससे कि लिक्विडेटर बाकी पेमेंट्स कर सके। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स को ये ऐसी पावर्स दी हुई है कंपनी लॉ में। तो यहाँ पर अगर रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर होगा तो हमारे पास हमने 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो एक अकाउंट हमारा रिसीवर का बनेगा और एक हमारा लिक्विडेटर का बनेगा। तो चलिए रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स गिव एक्सप्रेस पावर टू द डिबेंचर होल्डर्स देन यू मे अपॉइंट ए रिसीवर। The court can also appoint the receiver if the application is made to the court by the debenture holders। अगर डिबेंचर होल्डर्स ने भी कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है तो कोर्ट उनके लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। The receiver realizes the asset which are entrusted to him, makes his own expenses and remuneration and then makes the payment to the debenture holder। तो रिसीवर भी वही काम करता है, उन्हीं एसेट्स को रियलाइज करता है, मतलब कैश में कन्वर्ट करता है मार्केट में सेल करके, जो कि उसको दी गई है। और अगर उसके अपने खर्चे हुए हैं तो अपने खर्चों को भी वहीं से वो मीट आउट करता है और उसका भी रेम्यूनरेशन है, अपने रेम्यूनरेशन को लेता है और फिर देन ही मेक्स द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद इफ द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर इज देन रिटर्न बाय द रिसीवर टू द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। और अगर उसके पास कोई कैश बच जाता है, कोई सरप्लस बचता है, तो वो डिबेंचर होल्डर से जो बचा है वो किसको रिसीवर किसको दे देता है, किसको हैंड ओवर करता है, लिक्विडेटर को। तो यहाँ पर हमने 2 अकाउंट्स बनाने हैं, रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहला हम बनाएंगे रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीवर मतलब वही जो डिबेंचर होल्डर के लिए पर्सन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब है कि जो वो रिसीव कर रहा है और पेमेंट कर रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में एसेट रियलाइज, जो उसने एसेट रियलाइज की
और फिर अगर ऐसा ही है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो, फिर यहाँ पर वही आएगा रिसीवर्स रेम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑफ रिसीवर मतलब जो रिसीवर का एक्सपेंसेस है, फिर बाय डिबेंचर्स क्योंकि उसने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है, और फिर यहाँ पे अगर कोई कैश बचता है, यहाँ टोटल कैश ज़्यादा है और ये यूटिलाइज होने के बाद भी बच गया, तो बाय सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। ये है हमारी इलस्ट्रेशन 17। X Limited went into liquidation on 31st March 2012. The balance in its books on that date is as follows. Share capital है, preference shares 100 का एक है, 40,000 equity shares of 10 each 7 paid up, 30,000 equity shares of 10 each 5 paid up। तो देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, ये इक्विटी शेयर्स दिए हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स की दो कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरीज के फेस वैल्यू तो सेम है बट पेड अप वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, ये 7 है और ये 5 है। तो देखते हैं अगर कैश कंपनी के पास सफिशिएंट हुआ तो कंपनी इनकी डिस्पैरिटी कैसे रिमूव करेगी। जिसने ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट किया है उसको जितना ज़्यादा उसका है एक्सेस है उतना पहले अमाउंट का पे करके रिमेनिंग अमाउंट पे करेगी। ठीक है, देन डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट अनपेड फॉर 6 मंथ, डिबेंचर्स का भी पेमेंट करना है जिसका इंटरेस्ट भी ड्यू है 6 महीने से। डिबेंचर्स कितने के हैं, 4 लाख के, तो 12% से 4 लाख पे कितना हो गया, 4 लाख इंटू 12/100, ये हो गया 48,000, बट ये 6 मंथ का है तो 48,000 का हाफ कर दीजिए, 48,000 इंटू 1/2, ये आपका आ जाएगा 24,000। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना आ गया जो कि अनपेड है 24,000 और डिबेंचर्स हैं हमारे 4 लाख के, तो टोटल डिबेंचर्स की पेमेंट आ जाएगी 4,24,000। एक लोन है सिक्योर्ड ऑन प्लांट 1,20,000 का, क्रेडिटर्स हैं 2,40,000 के। सन्ड्री एसेट्स प्लांट अलग से बताया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम नहीं लेते। देन आपको बताया है डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड द रिसीवर। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स ने रिसीवर अपॉइंट किया है और डिबेंचर होल्डर्स जो है कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है, फ्लोटिंग चार्ज पे है। एक तो फिक्स चार्ज होता है, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज होता है कि जिसके अगेंस्ट एसेट फिक्स होती है कि ये एसेट है, जैसे कि जो हमारे सिक्योर्ड होते हैं, जैसे कि ये प्लांट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, ये मशीनरी के अगेंस्ट सिक्योर है, वहाँ पे जो चार्ज है वो फिक्स है। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता बट वो सिक्योर्ड होते हैं कि कोई भी एसेट उस टाइम पर अवेलेबल होगी, उस एसेट से जो है इन क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा, तो वो एसेट्स होती है हमारी फ्लोटिंग चार्ज पर। द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड द रिसीवर, अ लिक्विडेटर वाज आल्सो अपॉइंटेड, लिक्विडेटर को भी अपॉइंट किया गया। रिसीवर रियलाइज द प्लांट फॉर ₹1,60,000, तो रिसीवर ने प्लांट को भी सेल किया, उसने कितने रियलाइज कराए हैं 1,60,000, और प्लांट के अगेंस्ट ये लोन था हमारा प्लांट के अगेंस्ट 1,20,000 का। तो लोन प्लांट के अगेंस्ट था, प्लांट हमारा सेल हो गया 1,60,000 का, तो उसमें से लोन का पेमेंट अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाहर से बाहर पेमेंट कर दिया 1,20,000 का, तो यहाँ पे सरप्लस बच जाएगा, सरप्लस कितना होगा 40,000 का। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में करेंगे। sundry assets were ₹8 lakh were placed in the hands of the receiver who realized them for 7,60,000। तो 8 लाख की एसेट रिसीवर को दी थी जो कि उसने कितने की रियलाइज की है 7,60,000 की। वैसे एसेट्स हैं कितनी 11,20,000 की, जिसमें से सिर्फ 8 लाख की रिसीवर को दी थी और रिसीवर ने उनको कितने में सेल किया है 7,60,000 में। ठीक है, the cost of receiver amounted to ₹1,600 and his remuneration 2,400। रिसीवर को जो एक्सपेंसेस आए हैं वो आए हैं 1,600 और उसका रेमुनरेशन है 2,400। Then liquidator received ₹2,96,000 from the sale of the remaining asset। तो देखिए टोटल 11,20,000 की एसेट थी, उसमें से 8 लाख जो है वो रिसीवर को दे दी थी, और जो बाकी की बच गई थी वो बची हुई एसेट लिक्विडेटर ने सेल की, और लिक्विडेटर ने वहां से कितना कैश रियलाइज किया है 2,96,000। His remuneration is 5,200 and the cost of liquidation amounted to ₹2,800।
तो उसका रेम्यूनरेशन है 5200 का और लिक्विडेशन की कॉस्ट है 2800। प्रिपेयर द रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब हमें यहाँ पर दोनों ही अकाउंट बनाने हैं, रिसीवर के रिसिप्ट एंड पेमेंट और लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले रिसीवर के रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। रिसीवर को कितने की उसने एसेट्स रियलाइज की थी, 7,60,000 की। एक उसने प्लांट को भी सेल किया था, प्लांट उसने सेल किया था 1,60,000 का। वो जिसके अगेंस्ट था, जो लोन था 1,20,000, तो वहाँ पे लोन का पेमेंट कर दिया। तो वहाँ से सरप्लस कितना बचा है, 40,000 का। ठीक है, तो टोटल रिसीवर के पास अब कितना अमाउंट अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, 8 लाख। अब उसे पेमेंट क्या करना है, पहले उसका रेम्यूनरेशन है 2400, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रिसीवर जो कि उसका एक्सपेंस हुआ है 1600, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। फिर उसने क्या करना है, वाई रिसीवर इज अपॉइंटेड, बिकॉज टू पे द डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को मेनली पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट जाएगा, डिबेंचर्स है 4 लाख के, और उनका 6 मंथ का जो इंटरेस्ट पेंडिंग था, ड्यू था 24,000। तो टोटल अमाउंट उनको कितना जाएगा, 4,24,000। ठीक है, तो ये पेमेंट कर दिया। कैश था 8 लाख का, 8 लाख में से ये पेमेंट कर दिया। अब ये पेमेंट करने के बाद कैश कितना बच जाता है, 3,72,000। दिस इज बाय सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। अब ये कैश बच गया जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, ये 3,72,000 आया है। अब इस अमाउंट को रिसीवर ने क्या किया, लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, टोटल इज 8 लाख। अब लिक्विडेटर अपनी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा। सबसे पहले टू सरप्लस रिसीव फ्रॉम रिसीवर, उसको रिसीवर से कितना सरप्लस मिला है, 3,72,000 का ये। दूसरा, टू रियलाइजेशन फ्रॉम द रिमेनिंग एसेट, उसने बाकी एसेट्स कितने की सेल की थी, लिक्विडेटर रिसीव्ड रुपीज 2,96,000 फ्रॉम द सेल ऑफ द रिमेनिंग एसेट। रिमेनिंग एसेट से उसको कितना मिला था, 2,96,000। ठीक है, अब उसने सारा जो है पेमेंट करना है ऑर्डर में, एक उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। तो सबसे पहले लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 5200, ये भी दिया हुआ है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ये भी आपको गिवन है 2800। फिर किसकी टर्न आती है, डिबेंचर्स की, बट डिबेंचर्स आर ऑलरेडी पेड। उसके बाद किसकी टर्न है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर ऑल्सो गिवन। क्रेडिटर्स, ये लोन का हो गया पेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स का हो गया। अब क्रेडिटर्स का है 2,40,000 और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है 2 लाख। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी दे दिया 2,40,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया 2 लाख का। ठीक है, तो ये सारी पेमेंट जब कर दी, फिर कितना कैश बचता है, देखिए अब इसको हम यहाँ पर करते हैं, इसे वर्किंग नोट से में इसको फर्दर करना है हमें। 6 लाख टोटल अमाउंट कितना था, 6,68,000 का। 6,68,000 का अमाउंट था कैश जो था जिसमें से पेमेंट करनी थी। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 2 लाख देने के बाद, ये सारी पेमेंट्स करने के बाद कितना कैश बच रहा है, 2,20,000। नाउ दिस 2,20,000 अमाउंट, दिस इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको बताए हैं कि दो कैटेगरीज हैं, दोनों ही डिस्पैरिटी लेवल पे, इनकी डिस्पैरिटी रिमूव करनी है। अब कंपनी के पास 2,20,000 रुपीज अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। तो इनके डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए लिक्विडेटर क्या करेगा कि जिसने ₹7 पे किया है उसको ₹2 के हिसाब से पहले पेमेंट कर देंगे। ठीक है, जब इसको पहले ₹2 के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी तो इसका पेड कितना बच जाएगा, 5, और ये भी 5 हो जाएगा। तो दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे, पैरिटी लेवल पे आ जाएंगे। तो पैरिटी लेवल पे लाने के लिए पहले इस पे जो ₹2 एक्स्ट्रा है उसका पेमेंट पहले करना होगा। तो ₹2 के हिसाब से 40,000 शेयर्स पर कितना हुआ, 80,000 रुपीज। ठीक है, तो 80,000 रुपीज फर्स्ट कैटेगरी को पहले पेमेंट कर दी जाएगी। तो आपको यही बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर इज एज फॉलोज। व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट फर्स्ट ₹2 on 40,000 equity shares will be returned as they have paid extra from the other category on 30,000 shares। ठीक है, दैट इज ऑन जो दूसरी कैटेगरी है।
The remaining amount will then divided between both the categories in the ratio of their capital. और फिर जो बच जाएगा वो दोनों कैटेगरी में उनकी कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2,20,000 रुपीज़ बचे थे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो डिस्पैरिटी रिमूव करने के लिए पहले हमने फर्स्ट कैटेगरी को 80,000 रुपीज़, आपको बताया है 40,000 इंटू 2 के हिसाब से 80,000 रुपीज़ दे दिए, पहले दे दिया। अब कैश कितना बच गया? 1,40,000। नाउ दिस 1,40,000 दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग between both the categories in the ratio 4:3। 4:3 है तो फर्स्ट कैटेगरी को मिलेगा ये जो कैश है 1,40,000 का 4/7 मतलब 80,000, और सेकेंड कैटेगरी को मिलेगा 1,40,000 इंटू 3/7 दिस इज 60,000। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी को मिल रहा है 1,40,000 में से 80,000 और दूसरी कैटेगरी को मिल रहा है 1,40,000 में से 60,000। अब फर्स्ट कैटेगरी को देखिए दो बार पेमेंट हुई है। एक बार जो है यहाँ पर हुई है ये 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 और एक बार ये हुई है 80,000 जो बचे हुए में से उसको मिला था। तो दो बार फर्स्ट कैटेगरी को 80,000 प्लस 80,000 मिला है। तो टोटल फर्स्ट कैटेगरी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 1,60,000। और सेकंड कैटेगरी को तो केवल एक ही बार यहाँ पेमेंट की गई है 60,000 की। तो सेकंड कैटेगरी की पेमेंट है 60,000। अब यहाँ पे देखिए लिक्विडेटर की स्टेटमेंट में यहाँ तक समझ आ गया था 2 लाख तक, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 2 लाख दिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट कैटेगरी को मिल रहे हैं 1,60,000 और सेकंड कैटेगरी को मिल रहे हैं 60,000। सो टोटल इज 2,20,000 एंड दिस टोटल इज सेम 6,68,000 एंड दिस इज 6,68,000 क्योंकि इतना ही कैश था और इतने ही कैश से जो है रिसीवर ने पेमेंट सारी की है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो रिसीवर को अपॉइंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपने कैसे अकाउंट्स को बनाना है। नेक्स्ट एक और इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जब डिफरेंट पार्टीज मिलती हैं और वो कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, तो जो जो पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उस पार्टी को हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो अब इसको कंपनी लॉ में कैसे देखा जाता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 26 of the Companies Act 2013, a contributory is every person liable to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. The holders of fully paid shares are also treated as contributory even though they have not contributed to the assets of the company। कि देखिए जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे हर एक जो शेयर होल्डर है वो कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए हैं कि अगर पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स थे तो वाइंडिंग अप के टाइम पर अगर कंपनी को कैश की ज़रूरत थी, अमाउंट की ज़रूरत थी, तो उन पार्टली पेड अप शेयर्स के ऊपर उन शेयर होल्डर से अमाउंट को मंगाया जाता है, यानी कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पर लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं तो वो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स तो आते ही हैं जो पार्टली पेड अप होते हैं, लेकिन ऐसे भी शेयर होल्डर्स आते हैं कि जो कि कंपनी के वाइंड अप होने से 1 साल तक जो है जिसने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया हो, किसी और को दे दिया हो, सेल कर दिया हो, ठीक है, किसी और को अगर ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन वो उस टाइम पे कंपनी के डिबेंचर शेयर होल्डर थे और उस टाइम पे जो कंपनी की लाइबिलिटी थी उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंपनी उनसे अमाउंट को कॉल कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूटरी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है? हमारे पास दो लिस्ट बनती हैं इसकी, एक बनती है लिस्ट ए और एक बनती है लिस्ट बी। लिस्ट ए में क्या आता है? इट इंक्लूड्स द प्रेजेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द पार्टली पेड शेयर्स, दे आर सपोज टू पे द अनकॉल्ड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। एक लिस्ट ए में वो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स बनते हैं जो कि पार्टली पेड अप है, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, कि जो शेयर होल्डर्स पार्टली पेड अप थे और उनके अनकॉल्ड अमाउंट के ऊपर लिक्विडेटर जो है उस अमाउंट को कॉल कर सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ एक लिस्ट भी प्रिपेयर होती है। उसमें क्या होता है, it includes the past shareholder who are ceased to be the shareholders of the company by disposing of their partly paid shares within a year before the winding up of the company and can be called upon to pay if the present contributories are not able to pay the liabilities of the company। अगर present contributories यानी कि लिस्ट ए के जो contributories हैं वो कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए अभी पूरे नहीं पड़ रहे हैं, मतलब कि वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी से, तो ऐसे लिस्ट बी की कॉन्ट्रीब्यूटरी से भी अमाउंट को कॉल किया जा सकता है जो कंपनी की वाइंडिंग अप से पहले अपने 1 साल तक अपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर चुके थे। ठीक है, सो देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द डेट्स एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ दे सीज टू बी मेंबर्स, और उनकी लाइबिलिटी केवल उन्हीं डेट्स को पे करने के लिए बनेगी जो कि जिस टाइम पे वो कंपनी के मेंबर थे उस टाइम की लाइबिलिटी है। अगर उसके बाद की कोई लाइबिलिटी है तो वो पे करने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ वही लाइबिलिटी पे करने के लिए उनको फोर्स किया जा सकता है जो कि जिस टाइम पर वो कंपनी के मेंबर थे उस टाइम की कोई लाइबिलिटी होगी। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। और ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज है इसका जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में नहीं मिलता है, ये आपको एक शॉर्ट नोट में आ सकता है या छोटा एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। सो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ये बताती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये कब बनती है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने ये सब देखा लिक्विडेशन में कि लिक्विडेटर का क्या काम था, एसेट्स को मार्केट में सेल करना, कैश में रियलाइज करना और फिर सारी पेमेंट्स करना। लेकिन लिक्विडेटर को पता कैसे लगेगा कि कंपनी के पास कौन सी एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है, कंपनी के अंदर क्या अफेयर्स चल रहे हैं, क्या कितनी उसकी लाइबिलिटीज है, कितनी एसेट्स हैं, कौन सी ऐसी एसेट है जो कि सिक्योर्ड है। ठीक है, कौन से डिबेंचर्स हैं, कौन से कितने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, कितनी एसेट्स को प्लेज पे रखा है, कितने फ्लोटिंग चार्ज पे है, कितने जो है फिक्स चार्ज पे है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है लिक्विडेटर के पास नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर को देनी पड़ती है। कौन देता है, कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी कब प्रोवाइड करती है, जब कंपनी में ये डिसाइड हो जाता है कि कंपनी जो है अब लिक्विडेशन करेगी और वहाँ पे फाइनली एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो लिक्विडेटर को अपना काम शुरू करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी ज़रूरी है, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी लिक्विडेटर को प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि वो अपनी कंपनी में होने वाली सारी चीज़ों की जानकारी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिक्विडेटर को प्रोवाइड करती है ताकि लिक्विडेटर फर्दर अपना काम वहाँ से स्टार्ट कर सके। ठीक है, So, Section 274 of Companies Act 2013, where the court has appointed the official liquidator as provisional liquidator or has made the winding up order, the officers or the directors of the company within 30 days should make out and submit the statement as to affairs of the company to the official liquidator। ठीक है, कि जब कंपनी का डिसाइड हो गया कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना है तो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो उस डेट से, जिस दिन कंपनी का डिसाइड हो जाता है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर ये उसको स्टेटमेंट बनानी होती है और वो लिक्विडेटर को देनी होती है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कैसे तैयार किया जाता है, सो स्टेप्स इन प्रेपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ पे भी हमारे जो है लिस्ट बनती है। फर्स्ट आता है ऑल द एसेट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड आर टेकन इन द रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉल्स इन एरियर्स आर आल्सो टेकन एज द पार्ट ऑफ द एसेट। कि सारी एसेट्स को देखा जाता है, लिखा जाता है, और ये उन एसेट्स को लिखा जाता है जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। ठीक है, और मार्केट से उनकी कितनी वैल्यू रियलाइज हो सकती है, मार्केट वैल्यू उनकी क्या हो सकती है, और कंपनी के अंदर कितने कॉल्स इन एरियर्स है। ठीक है, एड to the realizable value of the asset the surplus from the secured assets if any, और ये भी वही है कि अगर कोई एसेट सिक्योर है किसी के लिए और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू
भी देखते हैं कितनी है। अगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है जिस भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट या जिस भी आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर्स के अगेंस्ट वो सिक्योर है, तो उससे कितना सरप्लस बचता है। देन ऐड 1 and 2 एंड देन डिडक्ट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, ठीक है, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं, और वो डिबेंचर्स हैं तो वो कौन से फ्लोटिंग चार्ज पे है। देन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल के बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से हैं। फिर आते हैं कि पेड अप कैपिटल कितनी है, उसमें फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, ठीक है। फिर देन सरप्लस, अगर स्टेप 5 में स्टेप 5 इज पॉजिटिव इज कॉल्ड सरप्लस, इफ नेगेटिव इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक पेमेंट करने तक अमाउंट पूरा हो जाता है, ठीक है, तो क्या बच जाता है, तो वो क्या होता है, सरप्लस। और अगर नहीं बचता है तो उसे क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी, यानी कि अमाउंट कम रह गया, ठीक है। अनसिक्योर्ड तक पेमेंट करने तक अगर अमाउंट सरप्लस में मतलब बच रहा है, पूरा हो रहा है, तो सरप्लस है, लेकिन अगर कम है तो वो डेफिशिएंसी है। देन एनी लाइकली एक्सपेंडिचर ऑन लिक्विडेशन शुड बी इग्नोर्ड। और कोई अगर लिक्विडेशन का एक्सपेंडिचर होना है तो उसको इग्नोर किया जाता है, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं लिखा जाता। वो लिक्विडेटर बताता है कि लिक्विडेशन पर उसके क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं। डायरेक्टर्स को पहले नहीं पता होता कि लिक्विडेशन के डायरेक्टर्स को ये नॉलेज नहीं होती कि लिक्विडेशन के टाइम पर कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एंड एनी अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी शुड बी शोन both in statement of affairs and the deficiency or surplus account to complete the double entry। और अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट है या लाइबिलिटी है जो कि रिकॉर्ड नहीं की थी, उसको भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखा जाता है। और फिर डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट, क्योंकि दोनों में से एक ही बनेगा, या तो डेफिशिएंसी होगी एक टाइम पर या फिर सरप्लस होगा। तो अगर कुछ भी एक सिचुएशन है तो एक एंट्री उसकी वहां पर की जाएगी। एक एंट्री की जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, और एक एंट्री की जाती है जो हम अकाउंट बनाते हैं, आइदर डेफिशिएंसी अकाउंट और सरप्लस अकाउंट। क्यों, बिकॉज टू कंप्लीट द डबल एंट्री। तो ये हमारा है परफॉर्मा फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें भी देखिए हम लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले आती है लिस्ट ए, ये कंपनी ने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का परफॉर्मा। लिस्ट ए में कौन सी है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जो कि स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है। कैश, बीआर हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक, मशीनरी, ठीक है, और इनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। फिर हमारी आती है लिस्ट बी। लिस्ट बी में आता है ऐसी एसेट्स जो कि प्लेज्ड है। लिस्ट ए में नॉट प्लेज्ड स्पेसिफिकली, और लिस्ट बी में है एसेट्स जो प्लेज्ड है। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, तो उसमें जो प्लेज्ड है उसमें क्या लिखेंगे, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, वो किस क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सिक्योर हैं। तो या तो फिर ये एस्टिमेटेड वैल्यू और इस वैल्यू में डिफरेंस जो है, या तो वो डेफिशिएंसी होगी या फिर वो सरप्लस होगा, ठीक है। फिर ये हमने इनका ग्रॉस समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट्स यहाँ पर कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आता है क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी में एक आती है लिस्ट सी। लिस्ट सी में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी, डी में आते हैं हमारे डिवेंचर होल्डर्स। लिस्ट ई में आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद इशूड एंड फिर हमारे क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद किसकी बारी आती है, शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स कितने हैं, इशूड और कॉल्ड अप कैपिटल देखते हैं, तो लिस्ट एफ में आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर लिस्ट जी में आते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट देने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है वो क्या होता है, सरप्लस। तो वो उसके लिए हमारे पास है लिस्ट एच, ठीक है। तो इस तरीके से परफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो हम लिस्ट एच बनाते हैं, लिस्ट एच डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट बनता है। इस तरीके से ये बनाया जाता है। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, net dividend declared for the period from this to this date of statement, ठीक है। losses other than the trading losses written off on provisions for which has been made in the books during the same period, ठीक है। और फिर इसमें से लेस करते हैं आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। यहाँ पे आता है आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, और कौन सी ऐसी आइटम है जो हमारी डेफिशिएंसी को रिड्यूस कर रही है,
जैसे लैंड एंड बिल्डिंग से मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट्स, ठीक है। और फिर जो बचता है दैट इज सरप्लस एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिस्ट एच। नेक्स्ट इसमें हम ये लिस्ट भी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यूजेस 8 लिस्ट, 8 लिस्ट है। लिस्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। ए में क्या आते हैं? एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, बी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, D creditors with floating charge on assets like debentures, E unsecured creditors, F preference share capital, G equity share capital और H any surplus और deficiency। तो ये वही ऑर्डर है लिस्ट A से लेकर लिस्ट H तक जिस ऑर्डर में लिक्विडेटर पेमेंट करता है। और ये अभी आप ऑर्डर अब तक आपको सारा याद हो जाना चाहिए कि ये ऑर्डर हमारा क्या है, क्योंकि लिक्विडेटर की स्टेटमेंट भी इसी ऑर्डर में प्रिपेयर होती है। देन समराइजिंग द अबव लिस्ट, इस लिस्ट को हम समराइज कर सकते हैं, वही है अगेन लिस्ट ए प्री एसेट्स, लिस्ट बी सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट टोटल, लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिस्ट जी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस्ड इज लिस्ट एच, दिस इज आइदर डेफिशिएंसी और सरप्लस, ठीक है। तो ये भी जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसमें भी जनरली हमें एज सच कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं मिलता, ये आपका थ्योरी में आ सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।